हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सेटल इन ग्लोबल इम्पैक्ट। तो ये आपका सेकेंड मॉड्यूल यहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोगों ने पिछले मॉड्यूल में जस्ट डिस्कस किया था कि कैसे हमारे अर्थ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है और अब तक जो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए हैं उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और कैसे हमारे फ्यूचर को वो इफ़ेक्ट कर सकती है, कैसे फ्यूचर में बहुत सारे चैलेंजेस आ रही हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग का सिविल इंजीनियरिंग क्या है। तो आप लोगों ने वैसे भी पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट, लेकिन मैं ब्रीफली सिविल इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो कि आपके मॉड्यूल 2 का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है कि इंजीनियरिंग से हम लोग क्या समझते हैं। इंजीनियरिंग इज द डिसिप्लिन विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल टू गिव सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ और मेक ईजियर टू वर्क और लेसन द resource used. For example, a mechanical engineer gives mechanical machinery solution, a software engineer gives software solution, and similarly a civil engineers give structural solution. तो होता ये है कि इंजीनियर का जो पर्पस होता है कि हम लोग मैथमेटिक्स साइंटिफिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए डेली लाइफ में या फिर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की हम लोग का सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल सोल्यूशन ढूंढेगा, मशीनरी सोल्यूशन देगा, मतलब कुछ टूल्स बनाएगा, कुछ मशीनरी बनाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स। जबकि सिविल इंजीनियरिंग है, कुछ भी प्रॉब्लम है उसका हम लोग सोल्यूशन देते हैं एज ए स्ट्रक्चरल सोल्यूशन। तो मतलब कि स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग कोई भी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग इज ए प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट डील्स विद प्लानिंग, डिजाइन, construction, management and maintenance of the physical and naturally built environment or a structure including public work such as a road, bridge, canal, dam, airport, sewerage system, pipeline, structural component of buildings. Civil engineering also help to preserve our environment by assisting in the cleaning up of existing pollution and planning way to reduce future pollution of our land and water. तो होता ये है कि सिविल इंजीनियरिंग जो प्रोफेशनल इंजीनियरिंग है जिसका मेन पर्पस है प्लान करना, डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, मैनेजमेंट करना, मेंटेनेंस करना। तो ये मेन 5 काम हम लोग के होते हैं जिसमें जो कि करने होते हैं फिजिकल या नेचुरली बिल्ट इन्वायरमेंट का। मतलब या तो हम लोग अलग से इन्वायरमेंट बनाएंगे या फिर पहले से इन्वायरमेंट बना हुआ है उसमें हम लोग प्लानिंग डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो जिसमें कि हम लोग पब्लिक वर्क्स भी करते हैं, जिसमें पब्लिक वर्क्स में क्या है, रोड, ब्रिज, कैनाल, डैम, इसका कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, डिज़ाइन सारी चीज़ें हम लोग को करनी पड़ती है। मतलब कि कुछ भी आपका एक पर्सन है तो पर्सन का जो कुछ भी इश्यूज़ है या जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट को लेकर जो भी आपको स्ट्रक्चरल सोल्यूशन देना है तो वो काम होता है सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हम लोग कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो बेसिकली मैंने बता दिया कि हम लोग को प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट करना होता है। तो जो मेजर स्ट्रक्चर होते हैं वो है आपका फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन स्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर में क्या जाएगा, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, हार्बर, ब्रिज, टनल। तो ये सारे जाएंगे ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स हैं इनका कंस्ट्रक्शन करना, डिजाइन करना, मैनेजमेंट करना, ये सारा काम होता है सिविल इंजीनियरिंग का। उसके बाद आता है बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। तो बिल्डिंग में आपका हाई बिल्डिंग हो गया या मल्टी फंक्शन बिल्डिंग्स हो गए। तो ये इस तरह के कुछ भी इसको स्ट्रक्चर बनाने हैं जिसमें आपके कॉलम, बीम, स्लैब, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारे आ जाएंगे मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो वैसे स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग को वाटर के फोर्सेस को एक्स्ट्रा ऐड करके लेके चलना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। इसमें मतलब कि आपको कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कि वाटर के फोर्स आ रहे हैं, मतलब वाटर के स्टैटिक या डायनेमिक फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। तो जैसे कि डैम, रिजर्वर, कैनाल, एक्विडेक्ट, कैनाल हेड, रेगुलेटर, ये सारी चीज़ें आपके जो भी है जो वाटर से रिलेटेड हैं वो कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई के लिए जो भी हम लोग को सिस्टम चाहिए, मतलब कि आपको अगर वाटर सप्लाई करवा रहे हैं हम लोग ग्राउंड वाटर से या फिर रिवर से या फिर किसी तरह के पॉन्ड, लेक से, तो वहाँ से जो है रिसोर्स से लेकर आपको जो है ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाना और ट्रीटमेंट प्लांट से आपको हाउस होल्ड तक पहुंचाने के जो भी सप्लाई सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है वो सारे जो स्ट्रक्चर है या कंपोनेंट है वो सारे आते हैं वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में। इसमें आता है वाटर इनलेट स्ट्रक्चर, वाटर टैंक, वाटर सप्लाई पाइपलाइंस। अब उसके बाद है जो भी हम लोग डोमेस्टिक में घरों में जो भी वेस्ट वाटर जो है रिलीज करते हैं तो वो जाता है, उसको हम लोग को बाहर निकाल के कहीं पे ट्रीट करके वापस छोड़ देना पड़ता है या फिर कहीं स्टोर करना पड़ता है ताकि हम लोग उसके जो भी है क्लीनिंग कर सके। तो वो वाटर है पूरे लोकेलिटी से आपको डिस्चार्ज करने के लिए जो भी सिस्टम चाहिए होता है उसको बोलते हैं सीवरेज सिस्टम।
तो ये आता है सैनिटेशन स्ट्रक्चर्स में। तो ये आपका सिविल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स की। तो इंडस्ट्री में है कि इसको स्पेसिफिकली कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जैसे कि बात करी जाए कि आपको कोई इंडस्ट्री में आपको टावर बनानी है, टावर के अलावा आपको चिमनी होती है, कूलिंग टावर होते हैं, या फिर किसी तरह का शेड बनाना है, तो जो भी नॉर्मल बिल्डिंग से डिफरेंट होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स भी सिविल इंजीनियरिंग के मतलब अंदर ही आते हैं। तो ये जैसे हो गया चिमनी, वेयर हाउस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ये सारे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ही आते हैं। तो अगर बात कर ली जाए कि ये जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हैं, तो इससे इनको प्लानिंग डिजाइनिंग करने के लिए, उसके लिए जो है सिविल इंजीनियरिंग के कितने डिसिप्लिन बढ़ सकते हैं। मतलब अगर आप बीटेक कर रहे हैं अभी, तो बीटेक करने के बाद जो एमटेक में जाएंगे, तो एमटेक में कौन कौन से आपको स्पेसिफिक ब्रांचेज देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग जो है डिसिप्लिन्स जो होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के डिफरेंट फर्दर जो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स निकलते हैं, उसमें आता है पहला स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं एनालिसिस डिजाइन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नेचर लाइक बिल्डिंग, ट्रस, ब्रिज। तो किसी बिल्डिंग या किसी भी स्ट्रक्चर का आपको एनालिसिस करना है कि कितना स्ट्रेस आ रहा है, कितना मोमेंट आ रहा है, और उसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ेगी आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, जिसमें कि आपको जियोमेट्रिकल एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ रोडवे, रेलवे, एयरपोर्ट स्ट्रक्चर, पोर्ट, हार्बर, ये इसके बारे में स्टडी करनी होती है। बाद में कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड अर्बन रोड्स के बारे में भी स्टडी करनी पड़ती है। ज्योमेट्रिकल एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन मतलब कि ज्योमेट्री मतलब उसका लेंथ विड्थ क्या है, स्लोप क्या है, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्स में मतलब कि वो कितना लोड बियर कर सकता है, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग या फिर हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं इसको। सच स्ट्रक्चर्स विच हैव टू बियर द लोड ऑफ स्टैटिक एंड फ्लोइंग वाटर फ्रॉम स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इरिगेशन पर्पस और एनी अदर रीजन्स आर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। तो जो भी स्ट्रक्चर्स को आपको लोड बियर करना पड़ेगा स्टैटिक या फ्लोइंग वाटर का, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का एनालिसिस, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में। क्योंकि यहाँ पे इसमें वाटर आता है, तो वाटर का लोड अलग तरह से अप्लाई होता है, और साथ में अगर जब कैनल डिजाइन में जाएंगे तो वो थोड़ा आपका डिफरेंट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसको स्पेसिफिकली डिफरेंट डिसिप्लिन में हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग जो ट्रांसफ़र और लोड ऑफ ए हैवियर स्ट्रक्चर टू ग्राउंड इज ए बिग इशू। मतलब कि अगर आपको कोई हैवी स्ट्रक्चर बनानी है, कोई हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, तो उसका जो लोड है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक प्रॉपर एक मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू आप पूरा लोड को ट्रांसफ़र कर सकें। मतलब ट्रांसफ़र करना मतलब कि लोड की वजह से है कि किसी तरह का सेटलमेंट नहीं आना चाहिए, किसी तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर को। तो उसके लिए हम लोग को स्पेसिफिकली जो डिफरेंट हम लोग एक डिसिप्लिन में स्टडी करते हैं, वो आपका जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है, जिसमें कि हम लोग को लोड ट्रांसफ़र, बेटर फाउंडेशन डिजाइन सब स्टडी करना पड़ता है। और उसके बाद कितना लोड आने वाले हैं, सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर कैसे होगा, कि फाउंडेशन कैसे हम डिजाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है पाइल फाउंडेशन हो गया, वेल फाउंडेशन हो गया, ये सारी चीज़ डिजाइनिंग और कैसे हम लोग सॉइल को मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग ये स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की। तो कोई भी आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, अगर वो लार्ज एरिया में बन रहा है, बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स है, तो उसको मैनेज कर पाना, प्लान कर पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि उसमें आपके जितने सारे रिसोर्सेस हैं, तो रिसोर्सेस को आपको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। मतलब कि आपको ऐसे इस्तेमाल करना है कि कम से कम कॉस्ट में आप मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सकें, मैक्सिमम आप काम करवा सकें। तो उसके लिए आपको जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो प्लानिंग करनी पड़ती है, तो वो सारी जो है प्लानिंग, उसके बारे में उस चीज़ को लेकर इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेगी। वो है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में। तो इसमें इकोनॉमी को मैनेज स्टडी करना पड़ता है कि हम लोग वेस्ट को मतलब रिड्यूस कर सके, और जो भी रिसोर्सेस है उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें स्टडी करते हैं कस्टमर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है आपका ज्योमेटिक्स इंजीनियरिंग। ज्योमेटिक्स इंजीनियरिंग एक्चुअली ये आपका सर्वेइंग का एडवांस पार्ट है। मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए, मतलब स्ट्रक्चर प्लान करने के लिए, लार्ज एरिया में अगर स्ट्रक्चर बनने वाला है, तो आपको जो डाटा कलेक्शन होता है वो बहुत टफ होता है लार्ज एरिया में अगर सर्वे करना है। तो लार्ज एरिया में सर्वे करने के लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग या जीआईएस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करके हम लोग कैसे किसी बड़े एरिया में उसके
फीचर्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, कैसे हम लोग को इंटरप्रेट कर सकते हैं उसके डिफरेंट फीचर्स को, तो वो हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में। मतलब कि जो भी बहुत बड़े एरिया में, लार्ज एरिया में हम लोग जानना है कि वाटर का लेवल कैसा है, ग्राउंड वाटर का लेवल कैसा है, वहाँ पे कितनी खेती हुई है, कितना उसका स्लोप कैसे है, उसका कंटूरिंग कैसी है, सारी सारी चीज़ें एडवांस सर्वे की, मतलब एडवांस एरिया में वो स्टडी करनी है। मतलब कि रिवर का पैटर्न कैसा है, वो सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं ज्योमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के बारे में अब तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली समझना है कि अर्थक्वेक का बिहेवियर कैसा है, तो हम लोग पढ़ सकते हैं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में जो है हम लोग स्टडी करते हैं कि अर्थक्वेक का जो फोर्सेस है उसका रीजन क्या है, उसका प्रोपेगेशन कैसे होता है, और कैसे इसका इफेक्ट आता है स्ट्रक्चर्स पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में पढ़नी पड़ती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो पब्लिक के हेल्थ के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एयर एंड वाटर। तो एयर वाटर को जो है वाटर का कलेक्शन, प्योरीफिकेशन, इस जो भी डिज़ाइन करना पड़ेगा स्ट्रक्चर का, तो ये सारे स्ट्रक्चर का डिज़ाइन हम लोग पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। उसके अलावा जो है वेस्ट वाटर का डिस्पोज करना है, और डिस्पोज करने के लिए जो सीवेज सिस्टम होगा, सेप्टिक टैंक होंगे, फिर उसके जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होगा, ये सारी स्टडी हम लोग इसी में करते हैं। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे वो जैसे है अर्बन प्लानिंग है, तो जिसमें आपको थोड़ा सा आर्किटेक्चर और थोड़ा प्लानिंग और थोड़ा आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ सकता है। रूरल मैनेजमेंट है, उसमें आपको थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन, थोड़ा सा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा इन्वायरमेंट, ये तीनों मिल सकता है। कोस्टल इंजीनियरिंग है, जिसमें मतलब कि वैसे स्ट्रक्चर जो कि आपको कोस्टल एरिया बनाने होते हैं, तो उस समय में आपका कोरोजन के चांसेस ज़्यादा हैं, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, उसको स्टडी करने के लिए इनको ये डिफरेंट ब्रांचेस बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस हो सकते हैं। इसके अलावा एक ब्रांच है जिसको मैंने इसमें लिखा नहीं है, वो है जियोलॉजी। जियोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच नहीं है, मतलब कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आप रॉक्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो फिर ये सिविल से ही रिलेटेड है तो बोल सकते हैं। लेकिन इससे हम लोग को आप लोग इसमें थोड़ा सा अलग स्टडी करना पड़ता है, आपको थोड़ा मिनरल के बारे में ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ये। अब बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जो कि कंसिडर करते हैं हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में। तो सिविल इंजीनियर्स जो है वो उनका पर्पस क्या है किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने का, अगर ये 3 चीज़ समझ लेंगे आप, 3 पॉइंट, तो आगे फर्दर आपको कोई डिज़ाइन करने में मतलब समझ में आएगा कि हम लोग कोई भी स्टेप्स क्यों लेते हैं, कोई भी डिज़ाइन में हम लोग कोई भी स्टेप लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, उसका पीछे पर्पस क्या है, कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो भी हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, जो भी बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है आपका स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ हम लोग को कंट्रोल करना पड़ता है कि आपको जानना है कि पूरा स्ट्रक्चर कितना मैक्सिमम लोड पे कोलैप्स हो सकता है, कितना ड्यूरेबल है, टाइम टू टाइम वेदरिंग होगा, बहुत सारे प्रोसेस होंगे, बहुत सारे मतलब वेदर की वजह से, एयर विंड की वजह से वो धीरे धीरे डैमेज होगा, तो उसकी डैमेज करने की कैपेबिलिटी कितनी है, डैमेज को झेलने की कैपेबिलिटी कितनी है, कितना ड्यूरेबल है, तो ये इसके ध्यान रख के हम लोग को स्ट्रक्चर डिजाइन करनी पड़ती है। नेक्स्ट है कि अगर स्ट्रक्चर जो है स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें कंफर्ट नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। कंफर्ट मतलब कि आप अगर हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं और सडनली आपको आ जाता है एक टर्न बेंड, और बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे थे, आप टर्न पर जल्द से आप ब्रेक अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप रोड तो स्ट्रॉन्ग है पर आप सही से मूव कर नहीं पा रहे हैं, तो वो आपका कंफर्ट को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, सेफ्टी को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, आपके साफ कर पे आप सेफली अपना मूव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको कोई अपने बिल्डिंग बनाई है उसमें जो स्लैब है स्लोप हो चुका है, स्लोप होने के बाद कंफर्ट नहीं है आपके पास, सर्विस जो देनी चाहिए थी स्ट्रक्चर को मिल नहीं रही है, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि कंफर्ट है कि नहीं, सेफ्टी है या नहीं, सर्विसिबिलिटी है कि नहीं, जो सर्विस देनी चाहिए थी वो है कि नहीं। और इन सब से भी है कि अगर कोई भी नॉर्मल इंजीनियर अगर हाई अमाउंट में खर्च करेगा, मतलब हाई क्वालिटी के मटेरियल इस्तेमाल करेगा, तो वो ये सब चीज़ें अचीव कर सकता है, लेकिन अगर आपको मिनिमम कॉस्ट में अचीव करना पड़ता है, इसलिए इकोनॉमी का भी हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। तो ये मेन 3 क्राइटेरिया हम लोग को ध्यान देने पड़ते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को प्लान करने समय, कंस्ट्रक्ट करने समय, डिज़ाइन करने समय, ठीक है। स्ट्रेंथ होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, कंफर्ट, सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी होनी चाहिए, और इकोनॉमिकल तो होना ही चाहिए।
तो ये सारे एस्पेक्ट को ध्यान देकर हम लोग सिविल इंजीनियर्स जो हैं वो काम करते हैं आगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर सिविल इंजीनियरिंग की हिस्ट्री की बात की जाए तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि सिविल इंजीनियरिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से मतलब बिगनिंग हुई है सिविल इंजीनियरिंग की। क्योंकि जब मतलब जो एंसेंट मैन हुआ करते थे, जो केव में रहा करते थे, उसमें उन्होंने शेल्टर के लिए केव को ढूंढा, केव में रहना स्टार्ट कर दिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई है, क्योंकि वो लोगों ने पहला एक होम डिस्कवर किया है। या फिर ट्री ट्रंक का इस्तेमाल करके वो अगर रिवर क्रॉस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ से बोल सकते हैं कि वहाँ से एक सिविल इंजीनियरिंग का स्टार्ट हुआ है, कि वहाँ उन्होंने ब्रिज बनाना स्टार्ट किया है। लेकिन एग्जैक्ट कहीं भी कहा नहीं जा सकता कि कब से स्टार्ट हुआ है, और उसकी जो हिस्ट्री देखा जाए तो हिस्ट्री भी देखना बहुत मुश्किल है। तो कहा जा सकता है कि जब से हम जो ह्यूमन्स है एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने लगे, तब से सिविल इंजीनियरिंग का स्टार्ट हुआ है। तो कहा जाए कि सबसे पुरानी जो स्ट्रक्चर कौन कौन सी थे, तो लगभग 4000 BC से 2000 BC तक जो है एंसेंट इजिप्ट में, जो आपका एंसेंट इजिप्ट में मेसोपोटामिया जो था, या फिर मोहनजोदारो का जो रुइंस है, वो सब को हम लोग समझ सकते हैं कि ये सारे पुराने एंसेंट स्ट्रक्चर हैं। और तब हम लोग बोल सकते हैं कि जब जो ह्यूमंस हैं नोमैडिक एग्जिस्टेंस छोड़कर, मतलब कि घुमंतु टेंडेंसी छोड़कर रहने लगे एक जगह पर, सेटल हो गए, तब सिविल इंजीनियरिंग का स्टार्ट हुआ। तो अर्लीस्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आता है जो स्टेप्ड पिरामिड ऑफ किंग दोजर। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट हुआ है, तब लोगों ने मतलब ट्रैवल करना स्टार्ट किया, व्हील स्टार्ट किया, तब ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुए हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड जो कि बहुत अर्लीस्ट में किया गया था, ये सब स्ट्रक्चर्स हैं। या फिर कहीं ईरान के आसपास देखा जाता है कि वाटर को ट्रांसफर करने के पुराने एंसेंट सिस्टम्स है। या फिर पैथेनॉन जो है एथेंस में इस तरह का स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। पॉन्ट डू गॉड एक तरह से वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के स्ट्रक्चर्स हैं फ्रांस में, जो कि 1st सेंचुरी के हैं। ट्रांसपोर्टेशन का कुछ आपको यहाँ पे मिल सकता है। आपको एग्जांपल जो है एपियन वे, जो रोमन इंजीनियर्स ने बनाया था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो 220 BC का। लेकिन वो जो सिलसिला था जो स्टार्ट कंस्ट्रक्शन करने का, तो वो चलता रहा, बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हैं, उसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे आपके एंशिएंट मार्वल्स में। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल हिस्ट्री कैसी रही है सिविल इंजीनियरिंग की, कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इन 18th सेंचुरी टर्म सिविल इंजीनियरिंग को मतलब स्टार्ट किया गया। ये मतलब कि ये सिविलियंस के लिए जब इंजीनियरिंग करना स्टार्ट की गई तो उसको बोला गया सिविल इंजीनियरिंग। उससे पहले जो भी इंजीनियरिंग की जाती थी वो मिलिट्री पर्पस के लिए की जाती थी, इसलिए उसको कहते थे हम लोग मिलिट्री इंजीनियरिंग। तो वॉर्स के लिए हम लोग करते थे मिलिट्री इंजीनियरिंग, और सिविलियन पर्पस के लिए करते थे सिविल इंजीनियरिंग। तो वहाँ से ये टर्म स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट इंजीनियरिंग स्कूल जो है नेशनल स्कूल ऑफ ब्रिजेज एंड हाईवे फ्रांस में ओपन किया गया था 1747 में। और फर्स्ट सेल्फ प्रोक्लेम सिविल इंजीनियरिंग जो मतलब खुद को सिविल इंजीनियरिंग कहते थे वो थे जॉन स्मिटन, जो कि उन्होंने एडियो स्टोन लाइट हाउस बनाया था। इन 1777 स्मिटन एंड सम ऑफ हिज कलीग फॉर्म द सेमेंटियन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ए ग्रुप ऑफ लीडर्स ऑफ द प्रोफेशन who met informally over dinner. There was evidence of some technical meeting. It was little more than a social society. तो उस समय जो थे ये जो खुद को कहते थे सिविल इंजीनियर जॉन स्मिटन, उन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई थी और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल को लेकर मीटिंग करते थे और टेक्निकली स्टडी करते थे और टेक्निकली मतलब डिस्कस करते थे चीज़ों को। तो उस समय तक सिविल इंजीनियरिंग इस तरह से जो कोई एक प्रोफेशन, एक ब्रांच, एक स्टडी का पैटर्न जो हुआ नहीं करता था। तो वो लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके वो इंजीनियरिंग को समझते थे। इन 1818 वर्ल्ड्स फर्स्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी द इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वाज फाउंडेड इन लंदन एंड इन 1820 द एमिनेंट इंजीनियर थॉमस टेलफोर्ड बिकम इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो पहला जो इंजीनियरिंग सोसाइटी स्टार्ट हुआ था इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स, जो कि 1880 में स्टार्ट हुआ था। बाद में उसके जो बने थे प्रेसिडेंट बने थे थॉमस टेलफोर्ड। तो थॉमस टेलफोर्ड के बारे में आप हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे कि टेलफोर्ड के नाम से एक पेमेंट का डिज़ाइन भी है, हाईवे का डिज़ाइन भी है। तो ये भी बहुत मतलब रिनॉन इंजीनियर थे। उसके बाद द इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड ए रॉयल कैरेक्टर चार्टर ऑन
1828 फार्मर रिकॉग्नाइज सिविल इंजीनियरिंग एज ए प्रोफेशन। तो बाद में रॉयल चार्टर में इसको ऐड करके इसको एक सिविल इंजीनियरिंग को एक नया प्रोफेशन बना दिया गया। तो इस चार्टर के अकॉर्डिंग सिविल इंजीनियरिंग क्या है? सिविल इंजीनियरिंग द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री इज intricately linked to the advance in understanding of physics, mathematics through the history, because civil engineering is a wide-ranging profession including several separate specialized subdisciplines. Its history is linked to knowledge of the structure, material science, geography, geology, soil, hydrology, environment, mechanics and other field. तो इन्होंने ये डिफिनेशन दिया था, आप समझ सकते हैं, इस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज जो स्टार्ट हुआ है सिविल इंजीनियरिंग को लेकर वो यूनाइटेड स्टेट में स्टार्ट हुआ था, जो कि था नॉर्विच यूनिवर्सिटी, जो कि 1819 में फाउंड किया गया था कैप्टन एलेन पैट्रिज के द्वारा। द फर्स्ट डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग इन यूनाइटेड स्टेट वाज अवार्डेड बाय रेंसेलर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट इन 1835। तो इस तरह से इस एजुकेशनल सिविल इंजीनियरिंग की स्टार्ट हुई और धीरे धीरे पूरे। अब डिस्कस कर लेते हैं बहुत सारे फेमस सिविल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के बारे में। तो जैसा कि फर्स्ट मैंने डिस्कस बताया था कि फर्स्ट जो सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटी थी वो थी सिमेटेरियन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर, जो 1771 में डेवलप की गई थी। तो इसके अलावा उसी तरह सिमिलर मैनर में बहुत सारे लोकल ब्रांचेज, बहुत सारे लोकल सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटी बनाई गई है, लेकिन जो फेमस जो वेल नोन सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटीज़ है वो हैं आपकी साई एप्सिलॉन, ASCE अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोसाइटी है, जो कि बहुत अच्छा काम करती है। आप लोग भी चाहें तो इसके स्टूडेंट मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, अमेरिकन रोड ट्रांसपोर्ट बिल्डर एसोसिएशन, ITE, केंटुकी सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स, अर्थक्वेक इंजीनियर्स की सोसाइटी, यूनाइटेड स्टेट सोसाइटी ऑफ डैम्स, ACI अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन, ASM इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, और एक और मैंने लिखना भूल गया हूँ, वो है IRC इंडियन रोड कांग्रेस, जो कि मेनली रोड के लिए है। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। इसके बारे में आप बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजी है, नई जो डेवलपमेंट हो रही है, इस बारे में अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो ये भी आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग को समझना है कि सिविल इंजीनियरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे सोसाइटी में, पूरे ग्लोबल लेवल पर क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहला जो आता है कि ये जो है सिविल इंजीनियरिंग वो हमारे बेसिक नीड से जुड़ा हुआ है। बेसिक नीड से कैसे जुड़ा हुआ है कि हम लोग का जो है फूड है, फूड के लिए हम लोग डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, जो एग्रीकल्चर जो है डिपेंड करता है इरीगेशन पर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो है, और उसके बाद हमारा जो ह्यूमंस की बेसिक नीड है वाटर, वाटर का जो सप्लाई है वो वाटर सप्लाई सिविल इंजीनियरिंग करता है। उसके बाद जो है शेल्टर की बात की जाए, जो बेसिक नीड है, तो शेल्टर के लिए भी जो बिल्डिंग्स बनती है वो सिविल इंजीनियरिंग ही बनाते हैं। तो हम लोग का जो सिविल इंजीनियरिंग है वो ह्यूमन के बेसिक नीड से जुड़ा हुआ है। ये क्लोजेस्ट टू कॉमन सिटीजन, तो कॉमन सिटीजन के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, इसलिए इसको लोग बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग, मतलब सिविलियंस के लिए ही हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका एसेंशियल फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो किसी भी कंट्री का, किसी भी लोकेलिटी का अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो भी आपका स्ट्रक्चर्स चाहिए, बिना सिविल इंजीनियरिंग के काम नहीं हो पाएगा। कोई भी इकोनॉमी, कोई भी इंडस्ट्री आप बिना स्ट्रक्चर से डेवलप नहीं कर सकते। और उसके अलावा कोई भी अगर आपको इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो उसमें आपका कुछ आपके रॉ मटेरियल्स होंगे, उसको आपको मार्केट में कहीं लेके जाना होगा, या फिर आपको कहीं पे इंडस्ट्री में उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट है सेल्फ डिपेंडेंसी इन एग्रीकल्चर। तो इसकी वजह से है कि अगर सिविल इंजीनियरिंग की वजह से ही हम लोग जो है एग्रीकल्चर में सेल्फ डिपेंडेंट हो जा पाते हैं, और हम लोग को डिपेंड नहीं होना पड़ता है वेदर कंडीशंस पर। ठीक है, नेक्स्ट है वेरी क्लोज टू ह्यूमन हेल्थ। हम लोग ये इंजीनियरिंग जो है ह्यूमन हेल्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि इसमें एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग को वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के बारे में स्टडी करना पड़ती है। नेक्स्ट है एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी वजह पूरे कंट्री में या पूरे लोकेलिटी में एफिशिएंटली वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। मतलब होता ये है कि आपका जो पूरा कंट्री है, हमारा इंडिया जो है, उसमें कहीं कहीं पे वो बहुत ज़्यादा वाटर है, वाटर बॉडीज बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पे वाटर की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है। तो वाटर को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कैनल सिस्टम होता है वो सारे जो हम लोग सिविल इंजीनियर्स ही बनाते हैं। नेक्स्ट बात है एकोमोडेट हायर नंबर ऑफ पीपल इन स्मॉल एरिया।
तो अगर आपको स्मॉल एरिया में अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है तो उस केसेस में जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखें तो उस तरह के चैलेंजेस को हम लोग को टैकल करने के लिए हम लोग को ऐसे हायर बिल्डिंग करने की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम लोग हायर नंबर ऑफ पीपल को एकोमोडेट कर सके स्मॉल एरिया में। तो इसके लिए भी हायर बिल्डिंग जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग ही रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है इट सपोर्ट्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो किसी तरह का इंडस्ट्रियल है इसको सपोर्ट करने के लिए आपको हमारा सिविल इंजीनियरिंग तो चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, सिविल इंजीनियरिंग हमारे हर एस्पेक्ट को ये टच करता है। तो ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न मार्वल्स या फिर एंशिएंट सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो मैं डिटेल से बताकर डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स इतने सारे हैं कि इसमें एक एक को डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं जस्ट बेसिक्स के बारे में क्या क्वालिटी है वो सब डिस्कस कर दूंगा, ठीक है।